सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सभी छात्रों और छात्राओं, मैं केडी शर्मा हिंदी का अध्येता सीखने सिखाने अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में पुनः आपके समक्ष हूँ और हम समास का प्रकरण पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। गत व्याख्यान के अंतर्गत हम तत्पुरुष समास के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले मैं आपको 3 वीडियो लेक्चर आप तक समास से जुड़े हुए पहुँचा चुका हूँ, जो कि केडीज लैंग्वेज चैनल की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पहला जो भाग था समास भाग प्रथम, जिसके अंतर्गत मैंने आपको समास की मौलिक अवधारणा से आपको अवगत कराया, उसकी परिभाषा क्या होती है, संधि और समास में अंतर क्या होता है, समास की वास्तविकता में उपादेयता है, उसकी महत्ता होती क्या है, इन तमाम चीज़ों पर मैंने, इन तमाम तथ्यों पर मैंने आपसे चर्चा की थी। साथ ही समास भाग प्रथम के अंतर्गत मैंने आपको अव्ययभाव समास क्या होता है, उसका व्यावहारिक पक्ष क्या है, उसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के शब्द उसके अंतर्गत होते हैं, कैसे पहचाना जाएगा, ये ढेरों उदाहरणों के माध्यम से मैंने सटीकता के साथ आपके समक्ष रखा था। उसके बाद तत्पुरुष समास पर आए थे। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपसे कहा था कि व्यधिकरण और समानाधिकरण 2 भाग होते हैं। व्यधिकरण के अंतर्गत विग्रह करते समय विभक्तियां भिन्न भिन्न होती है, जबकि समानाधिकरण के अंतर्गत समान होती है। व्यधिकरण में 6 भेद हमने देख लिए थे। 8 कारकों में से जो पहला था कर्ता और अंतिम संबोधन को छोड़कर बीच के जो 6 बच रहे थे, उन दोनों भागों में मैंने आपसे उन्हीं पर चर्चा की थी। आज यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आप ये 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का ऐसे वीडियो देख करके अपने टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हो जिनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे किताबों के प्रश्न सॉल्व करके आप कहोगे जी आपको कैसे पता। मेरे पास दिन भर में कोई 100 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं जिनमें ऐसे अतार्किक, इलॉजिकल प्रश्न जिनका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों उनमें टाइम और अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अरे यार, जब मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसके अंतर्गत हमारे सानिध्य में पढ़ करके विद्यार्थी ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त न किए हों। ये सब इंस्पेक्टर के पर्चे के अंक हैं। ये पिछली बार जो 2018 में सब इंस्पेक्टर का पर्चा हुआ था, जिनको अभी ज्वाइनिंग मिली है 200 में से मैक्सिमम 184, जो कि सर्वाधिक है। उसके बाद केवल एक ही नहीं, 180, 78 कई के मिल जाएंगे आपको। 8 विद्यार्थी जो फाइनल गए हैं उनमें से 184 तक मार्क्स है। अब 200 में से 184 मार्क्स का मतलब आप समझ लीजिए कितना, 92%, जिन्होंने किसी दूसरी किताब के हाथ नहीं लगाया। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, पता नहीं समझ में क्यों नहीं आती। जो विद्यार्थी मुझसे अच्छे से जानते, मेरे पास पढ़ते हैं, वो तो मानते हैं, लेकिन जो ज़्यादा परिचित नहीं है, दुनिया भर की किताबें, जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप वीडियो लेक्चर दूसरों के सुनोगे, उतना ही कन्फ्यूज होंगे। आप पुराने पेपर के प्रश्न सोल्व कीजिए, ये मैं बोलता हूँ आपसे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखिए, अधिकांश के प्रश्न ही गलत है। प्रश्न सही होता है तो ऑप्शन गलत होते हैं, या तो ऑप्शन सही एक ही नहीं होता, या एक से ज़्यादा होते हैं। तो क्यों माथापच्ची कर रहे हो, हर प्रश्न को सोल्व करने की चेष्टा क्यों कर रहे हो। नो, आपको मैं बोल रहा हूँ, हर एग्जाम के अंतर्गत जो टॉपिक मैंने आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक प्रेषित कर दिया, उसको पढ़ करके आप पुराने पर्चों को सोल्व कीजिए। जो पुराने पर्चों में प्रश्न पूछे उनको सोल्व कर दीजिए। सबसे बढ़िया अगर मॉडल पेपर है तो मैं वो मानता हूँ, सारे उपलब्ध हैं और सब पढ़े हुए हैं नेट पर, वहाँ जाकर के आप उनको सोल्व करो। और यहाँ पढ़ने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों का रिस्पॉन्स है कि सर अब समास के प्रश्न बनने लग गए। तो संदेह या भ्रांतियाँ ना पालें। आपसे जो बोल रहा हूँ कि 184 तक, यानी कि 92% यार मायना रखता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर जैसी प्रतिष्ठापूर्ण एग्जाम में 200 में से 184, 180 नंबर लेकर कोई विद्यार्थी आ रहा है, और जिसके पास कोई दूसरी पुस्तक से वो नहीं पढ़ रहा। आप कंसेप्ट इससे क्लियर कीजिए, आप विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ रहे। सबसे पहली बात, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, विद्वान कभी एग्जाम पास नहीं करते। यू आर नॉट रीडिंग टू बी अ स्कॉलर, यू आर रीडिंग जस्ट टू हिट योर टारगेट और करेक्ट द एग्जामिनेशन। और अब तक सैकड़ों हजारों विद्यार्थी कर चुके, तो फिर आप अपवाद कैसे हो सकते हो। समझ में आ रहा है ना। 200 में से 184 मतलब कि 92% नेगेटिव मार्किंग के बावजूद, और उन्होंने सिर्फ नोट्स पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा। आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपके पास नोट्स है तो नोट्स पढ़िए। वीडियो लेक्चर के अंतर्गत भी मैं कोई कटौती नहीं कर रहा, कोई कंजूसी नहीं कर रहा, उतना ही दे रहा हूँ जितना मैं ऑफलाइन क्लास में, फिजिकल क्लास में देता था। आप कॉपी पेन लेकर के उनको देखो और फिर पुराने पर्चों को सोल्व करो ना। प्रश्न सोल्व करना सफलता की कुंजी है। पर पहली प्रायिकता जो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए अलग अलग स्टेट्स के सोल्व कर लो, वो सोल्व हो जाएंगे आपसे। पर पता नहीं, समझ में नहीं आता, पता कहाँ से पढ़ते रहते हैं, सोल्व करते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को फिर मुझसे पूछ लेते हैं।
जो वीडियो जिनका मैंने समाधान वीडियो में बता रखा है, पर इसको देखते ही नहीं है। तो प्लीज़ वो सभी विद्यार्थी कम से कम जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको भी 80% 90% का टारगेट हो आपके भी हिंदी के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर एग्जाम या रीट में अच्छे से अंक आपके मिले या किसी भी दूसरे एग्जाम्स में, तो जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है, और लगभग सारे टॉपिक मैंने डाल दिए, एक दो को छोड़कर वो भी डाल रहा हूँ, तो आप इससे पढ़िए, ये आपके सामने है, और पढ़ करके फिर पुराने पेपर के प्रश्न सॉल्व करें। या अच्छी कोई पुस्तक आ रही है, 100% कोई पुस्तक सही नहीं होती, लेकिन फिर भी जिन पुस्तकों का भाषा में नाम है, जो नामचीन राइटर्स के द्वारा लिखी हुई है, मूर्धन्य लोगों की जिन पर ठप्पा लगा है, उनकी कुछ कोई मॉडल पेपर हो तो वो सोल्व करें आप। अब मुझसे मत पूछो कि कौन से करें, मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए 5-7 मिनट मुझे भाषणबाजी करनी पड़ती है यार, मैं वो करता नहीं हूँ। तो जब ये आपके सामने, ये 2018 के पर्चे का है, बता रहा हूँ मैं आपको, 200 में से 184 मार्क्स, और कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसे तो कई मिलेंगे आपको, ठीक। तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को समझेंगे आप। अब आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के अन्य भेद। अब तक हमने कारक चिन्ह से जुड़े हुए देखे थे साहब, आज किसकी बात करेंगे जी? अन्य भेद तत्पुरुष समास के, ठीक। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे विद्यार्थियों नए तत्पुरुष। आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में या मॉडल पेपर में या कहीं जहाँ भी आप पढ़ते हो देखा होगा, नए तत्पुरुष नाम तो सुना ही होगा आपने। नए तत्पुरुष ये न्य है और उसमें हलचिन्ह लगा रखा है, तो नए तत्पुरुष समास क्या होता है, कैसे होता है, कब माना जाएगा, ये नहीं हो तो फिर दूसरा कौन सा माना, इन तमाम चीज़ों पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान से कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ तैयार हो जाइए, ठीक। देखो, जिन शब्दों के आरंभ में अ, अन, ना, ला आदि आ जाए शब्दारंभ में, क्या लिख दिया मैंने? शब्दारंभ में। शब्दारंभ का तात्पर्य क्या हुआ जी? शब्द के आरंभ में, शब्दारंभ में। आपको विद्वान नहीं बनना है, फिर बोल रहा हूं, विद्वान बनने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर आश्रम पर आ जाइए, यहाँ बताऊंगा कि विद्वान कैसे बनोगे। आपका टारगेट यार एग्जाम पास करना है ना, छुट्टी भी बात हो जाएगा, जितना बताऊं पढ़ लो। शब्दारंभ में यानी कि जिस शब्द के आरंभ में अ आ जाए, अन आ जाए या अन आ जाए, ध्यान रखना इसमें हलचिन्ह आ रहा है, इसमें नहीं है, ठीक है। या ना आ जाए, ये अरबी पारसी के है, ना आ जाए, बिन आ जाए, बे आ जाए, लेकिन जनरल इनसे काम हो जाता है, ठीक है। पर एक दो और मैंने आपको बता दी, ये आ जाए तो वहां पर माना जाता है नए तत्पुरुष समास। अब यहाँ दो बातें, ये तो उपसर्ग है, शब्दारंभ में अगर ये आ जाए, ये क्या है साहब? उपसर्ग। तो उपसर्ग युक्त शब्दों में तो हम कौन सा समास मानते हैं? अव्ययीभाव। फिर तत्पुरुष नाम क्यों दिया? तो यहां भी कुछ मतभेद है। मतभेद क्या है कि वस्तुतः इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो नेचर है, वो तत्पुरुष से कम और अव्ययीभाव से ज्यादा बैठती है। क्या बोला मैंने? तत्पुरुष से तो कम और अव्ययीभाव से इसकी प्रकृति ज्यादा मेल खाती है। इसलिए अगर नए तत्पुरुष आपके ऑप्शन में उपलब्ध ना हो तो फिर आप इसके अंतर्गत अव्ययीभाव समास माने। एक और बात, जब हम इनका विग्रह करते हैं तो न आगे जोड़ा जाता है, अभी बताऊंगा। ये जो अ है, ये तत्सम, तद्भव और देशज तीनों के साथ लग सकता है। तत्सम के साथ भी लग जाएगा, तद्भव के साथ भी लग जाएगा, देशज के साथ भी लग जाएगा। जबकि ये जो अन है, ये सिर्फ तत्सम शब्दों के साथ लगता है। लिख लीजिएगा आप लोग, ये सिर्फ कहां लगेगा? तत्सम, सिर्फ तत्सम। और ये जो अन है, ये सिर्फ कहां लगेगा? तद्भव। यानी कि संस्कृत के जो ओरिजिनल शब्द उनके साथ क्या लग जाएगा? ये वाला। और ये कहां लग जाएगा? सबके साथ लगेगा, ये तद्भव के साथ लगेगा, ये तत्सम में नहीं लगेगा। और ये तो चूंकि अरबी पारसी के हैं, ठीक। और ये तीनों के साथ। तो पहली बात तो ये हो गई, समझ में आया? यहां तक नोट करो, लिख ही लो। अ का प्रयोग किस किस के साथ? तत्सम के साथ भी, तद्भव के साथ भी और देशज।
इसका प्रयोग तत्सम के साथ और इसका प्रयोग तद्भव के साथ। एग्जाम की दृष्टि से तीनों ही महत्वपूर्ण है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये अरबी पारसी के हैं। आगे बढ़ें, उतार लीजिएगा आप लोग। शब्द आरंभ में ये उपसर्ग मिल जाए, इनको भाषा में गति शब्द भी कहा जाता है। और खास बात यह कि जब हम इनका विग्रह करते हैं, तो हम स्टार्टिंग करते हैं न से। तो कुछ शब्द आप देखो मेरे साथ साथ। अधीर, अकारण, अकाल, अटल, अटूट, अनंत, अनबन। देख भैया इधर देखो, दिखाई दे रहा है यहां तक? अनबन, अनजाना, अनबन और अनजाना विग्रह करेंगे इनका। तो ध्यान देना कि न आएगा सिर्फ, न धीर, अकारण, न कारण, अकाल, न काल, अटल, न टल, अटूट, न टूट, अनंत, न अंत। वैसे भी आप जानते हो अनंत के अंतर्गत अन उपसर्ग इस भांति लगा दिया अंत में, तो शब्द क्या बन गया? अनंत। अनबन, न बन। बोलते हो आजकल मेरी उनसे अनबन चल रही है, इसका मतलब बनती नहीं है। अनजाना, न जाना। कुछ और शब्द देखते हैं। असत्य, अनादि, अनपढ़, अनुचित, अनायास, अनचाहा, अनूर्वर, अनुपयोगी, अनुपयोगी। देखिए असत्य, यहां पर अधन सत्य उपसर्ग लग रहा है, लेकिन विग्रह करेंगे तो न सत्य, दैट इज नॉट ट्रू। अनादि, उपसर्ग की भांति भी ध्यान रखना, वहां के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। अनधन, आदि, न आदि। अनपढ़, न पढ़। अनुचित, अनधन, अनधन उचित। लेकिन विग्रह कैसे होगा? न उचित। इन सब के आगे ऐसे करना है। अनायास को तोड़ोगे तो अनधन, आयास, बिना प्रयास के अचानक जो हो जाए तो न आयास, जो सहसा हो। अनचाहा, अंधन चाहा हो जाएगा, विग्रह कैसे करोगे? न चाहा। अनूर्वर, बहुत बार आपके पर्चे में आया हुआ है। पर्चे में ऐसे आता है कि इसमें अन लग रहा है या अनु लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी इधर ध्यान दें। ये हलचिन आ रहा है, ये छोटा वो नाको आएगा, तो इसमें अनु नहीं है बल्कि अन उपसर्ग लग रहा है। उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, फर्टाइल, दैट इज नॉट फर्टाइल। जो उर्वर नहीं है वही अनुर्वर है। अनुपयोगी, तो अच्छा इसका विग्रह कैसे करोगे? न उर्वर। अनुपयोगी,
अंधन उपयोगी माना न उपयोगी, न उपयोगी। अब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़ा आसानी से जा रहा है। देखिए अमोघ, बहुत प्यारा शब्द है, अमोघ। नास्तिक, अदृश्य, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनाथ, असंभव, असंभव, नालायक, नामुराद, लापता, लापता। करो विग्रह। क्या बनेगा बताओ। देखो अमोघ, नामोघ। मोघ का मतलब होता है नष्ट होना, जो नष्ट ना हो, जो बिल्कुल अपने टारगेट पर पहुंचेगा, इसलिए बोलते अमोघ शक्ति चलाई थी। अमोघ, नष्ट ही ना हो। नास्तिक, न आस्तिक, मूल शब्द क्या है? अस्थि। इसमें लगा दिया एक। शब्द क्या बन गया जी? आस्तिक, अदृश्य, न दृश्य, अनभिज्ञ, न अभिज्ञ। कैसे बनाए ये सब जरा देखो। अभी में ज्ञानी वाला उपसर्ग प्रत्यय लगाया, अभी में ज्ञानी लगाया, उसके आगे फिर अन लगाया, अभिज्ञ। इस अभिज्ञ का तात्पर्य होता है जानकार। अभिज्ञ जानकार, अन लगा दिया, अनभिज्ञ अनजान। न अभिज्ञ मतलब कि जो जानता ना हो। अनाथ, न नाथ, असंभव, दैट इज नॉट पॉसिबल, न संभव। नालायक, न लायक, नामुराद, न मुराद, मुराद मतलब इच्छा। लापता, न पता, न पता। नोट करें आप लोग इन सारे शब्दों को। चलिए साहब, दूसरा देखते हैं हम अन्य भेद के अंतर्गत अलुक तत्पुरुष समास। नाम आपने इसका भी अवश्य सुना होगा, अलुक। क्या होता है अलुक तत्पुरुष? देखते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, लुक। लुक हिंदी का, इंग्लिश का नहीं, हिंदी में लुक। लुका छुपी सुना होगा ना। लुक का तात्पर्य होता है छुपना। क्या होता है जी? छुपना।
लुक का तात्पर्य छुपना होता है। ठीक, अब यहां पर क्या तात्पर्य है लुक का और कैसे हम इसको समास के अंतर्गत लेते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, जरा उन चीज़ों पर हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है लुक, इसका तात्पर्य होता है छुपना, और इसलिए बोलते हैं लुका छुपी का खेल चल रहा है, तो अलुक जो छुपे नहीं। अब छुपे नहीं से क्या तात्पर्य है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत निष्ठ होते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं, बहुधा संस्कृत के शब्दों में ही ये होता है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे कुछ शब्द होंगे जिन शब्दों में के समस्त पदों में, यानी कि सामासिक पदों में, उनके विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता, वो यथावत रह जाते हैं। मैं कुछ शब्दों के माध्यम से इसकी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक परिभाषा सी लिख लेते हैं कि जिस समास के पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, जिस समास की पूर्व पद की विभक्ति, जिस समास की पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, जिस समास के पूर्व पद की, जिस समास के पूर्व पद की नहीं के, जिस समास के पूर्व पद की विभक्ति का लोप, विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता, जिस समास के पूर्व पद की विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता, अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है जिस समास के पूर्व पद की विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता, मतलब कि वो बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको यहां पर उदाहरणों से इसको स्पष्ट करूं तो एक शब्द आप देखो, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, मनसिज, अधिकतर संस्कृत के शब्दों में होता है मनसिज, लेकिन हिंदी में भी होता है। ठीक है, मनसिज, सरसिज, वसुंधरा, धुरंधर, वसुंधरा और धुरंधर, मृत्युंजय, अब पहले शब्द आप देखो, युधिष्ठिर, संधि देखते हैं पहले, युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर। अब यहां दो समास भी होगा, और ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी बातें मैं आपसे करूंगा। हमारे पास मूल शब्द है युद्ध। युद्ध की संस्कृत में सप्तमी विभक्ति होती है युधि। युद्ध शब्द की संस्कृत में सप्तमी विभक्ति होती है युधि, और वह युधि यथावत यहां पर रह गया। तो सप्तमी विभक्ति होती है संस्कृत की, एक वचन होती है, तो वहां उस युद्ध से क्या बन गया, युधि, और पीछे लगा दिया स्थिर, तो वह युधि यथावत रह गई। यहां ध्यान रखना, यह समास में भी आता है, संधि में भी आता है, वन वर्ड में भी आता है, शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, ध्यान रखना साहब। तो पहली बात तो युधिष्ठिर जो हम बोलते हैं, युधिष्ठिर वह शब्द अशुद्ध हो जाएगा। युधिष्ठिर शब्द अशुद्ध, शुद्ध शब्द क्या होता है, युधिष्ठिर, युधि धन स्थिर। यहां पहली प्रायिकता आप लोग बहुब्रीहि समास मानोगे, ध्यान रखना साहब। इसके अंतर्गत पहला, अगर आपके पास बहुब्रीहि भी उपलब्ध है तो बहुब्रीहि समास मानना, क्योंकि तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। एक पौराणिक पात्र है, महाभारत का पात्र है युधिष्ठिर। तो क्या कहेंगे, युधि मतलब कि युद्ध। इस युद्ध शब्द की सप्तमी विभक्ति संस्कृत की मानी जाती है युधि। तो युधि यानी कि युद्ध में
रहता है जो स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहे वही युधिष्ठिर है। युद्ध में रहता है जो स्थिर, युधि, मैं फिर बोल रहा हूं, युद्ध शब्द के सप्तमी विभक्ति क्या मानी जाती है जी? युधि। और वो चूंकि यहां बनी हुई है इसलिए यहां ऐसा है, ठीक है। इसी प्रकार मनसिज, अब इस मनसिज को अगर आप देखोगे तो यहां हो गया आपके पास मनसी, और फिर उनमें क्या ज प्रत्यय लगा दिया है। मनसी के पीछे आपने ज प्रत्यय आपने जोड़ दिया। अब हमारे पास मनस है, मन है, उस मनस की सप्तमी विभक्ति मानी जाती है मनसी संस्कृत में, और वो जैसा का वैसे यहां रह गई है। यानी कि सामासिक पद में विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं हुआ, पूर्व पद की विभक्ति जैसा चिन्ह था वो जैसे के वैसे, उस विभक्ति का लोप नहीं हुआ, वो जैसा का वैसा ही रह गया। बात समझ में आ रही है? पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है। तो जब ये विभक्ति का लोप नहीं हो रहा मनसिज, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? मन में उत्पन्न होने वाला, मन में उत्पन्न, बल्कि मुझे कहना चाहिए मनसी में ही, क्योंकि मैं उसको उसी क्रम में लिखूं तो बेटर है। मनसी में उत्पन्न होने वाला, किसका पर्यायवाची है? मनसी में उत्पन्न होने वाला, यानी कि मन में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची, चूंकि कामदेव मन में उत्पन्न होता है, तो मनसी में उत्पन्न होने वाला। सरसिज, यहां पर भी वही हो रहा है, सरसी धनज, सरस की सॉरी सर की सरह जो होता है तालाब, उसकी सप्तमी विभक्ति मानी जाती है सरसी। संस्कृत के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति मानी जाती है उसकी सरसी, अर्जा का मतलब जन्म लेने वाला। तो सरसी से जन्म हुआ है जिसका, सरसी मतलब कि सरह मतलब कि तालाब, तालाब में उत्पन्न होने वाला। और तालाब में उत्पन्न कौन होता है? सरोज मतलब कि कमल, ये कमल का पर्यायवाची हो गया। और मनसिज किसका पर्यायवाची हो गया? कामदेव का। इनके अंतर्गत पहले आप बहुब्रीहि समास का ही चयन करें। इन तीनों में युधिष्ठिर, मनसिज, सरसिज, सरसीधंज, मनसीधंज, युधिधंज। यहां याद रखना, मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार कि मनसी मानेंगे तो और अच्छा रहेगा, हालांकि उस मनसी का तात्पर्य मन से ही है, ठीक। वसुंधरा, जरा इसको तोड़ते हैं। वसुम धनधरा, वसुम बोलते हैं रत्नों को, रत्नों को कहा जाता है। ये द्वितीय विभक्ति हो रही है वसु शब्द की। वसु का तात्पर्य होता है रत्न, तो संस्कृत में वसु की द्वितीय विभक्ति मानी जाती है वसुम। तो अब यहां पर क्या होगा? वसुम वसुम मतलब कि वसु, रत्नों को। को धारण करने वाली, धरा का पर्यायवाची है। वसु शब्द का तात्पर्य होता है रत्न, उसकी द्वितीय विभक्ति संस्कृत में मानी जाती है वसुम। तो यहां वो यथावत रह गया, ये जो मकार है यही चला गया अनुस्वार में, और शब्द हो गया वसुमधरा। यानी कि वसु मतलब कि रत्नों को धारण करने वाली, वसुम को धारण करने वाली या रत्नों को धारण करने वाली। यहां देखेंगे तो धुरंधर, धुरम धनधरा, धूरी को धारण करने वाला। धुरम मतलब कि धूरी, धुरम यानी कि धूरी को धारण करने वाला। यहां भी बहुत सारे विद्वत जन
बहुब्री मानते हैं, क्योंकि धुरंधर का मतलब होता है प्रकांड, कोई प्रवीण, दक्ष, कुशल, बहुत जुझारू, बड़ा धुरंधर नेता है, धुरंधर बल्लेबाज है, धुरंधर खिलाड़ी है, बड़ा धुरंधर धावक है। तो धुरंधर का मतलब हो गया जिसके अंतर्गत निष्णांत हो, पारंगत हो, दक्ष हो, कुशल हो, चतुर हो, होशियार हो। तो उस संदर्भ में ले लेते, लेकिन मेरा परामर्श है कि धुरंधर के अंतर्गत पहले आप अलुक मान लें, वो ना हो तो फिर उसको देख लें, बहुवीरी को। मृत्युंजय में सबसे पहले बहुवीरी ही मानोगे, मृत्युंजय शब्द तो मृत्यु होता है, लेकिन द्वितीय विभक्ति मानी जाती है संस्कृत में। अच्छा, धुरंधर, वसुंधरा, मृत्युम, इनमें द्वितीय विभक्ति आ रही है। मृत्युम धन जय, जय का मतलब जीतना, मृत्यु का मतलब मौत। मृत्यु को जीतने वाला शिव का पर्यायवाची, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हो ना, इसीलिए उनको शिव को बोलते हैं मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, शिव का पर्यायवाची। तो निश्चित ही प्रथम विकल्प के लिए आप चयन करें बहुब्री समास का, मृत्युम को जीतने वाला, मृत्युम धनजय। तो ये देखो विभक्ति चिन्ह जैसा का वैसा रह गया, मृत्युम धनजय। तो मृत्यु को, मृत्युम यानी कि मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। अब मृत्यु को जीतने वाले कौन है? शिव। यहां भी द्वितीय विभक्ति मानी जाती है संस्कृत की। तो इन तमाम शब्दों के अंतर्गत कौन सा समास हो गया जी? अलुक पद। इसी प्रकार ने तत्पुरुष में, हाँ, ने तत्पुरुष के अंतर्गत अगर वो जो मैंने शब्द आपको लिखाए थे उनमें अगर आपको ने तत्पुरुष आपके ऑप्शन में ना हो तो आप द्वितीय विकल्प के लिए अविभाव का चयन कर सकते हैं। वैसे दोनों में से ऑप्शन में कोई एक ही आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको भी पता है, एग्जामिनर को भी इस बात का बोध है कि दोनों समास हैं इसमें, तो फिर वहां पर वो ऐसी द्विधात्मक स्थिति पैदा नहीं करेगा। दो चार शब्द और देख लेते हैं, हिंदी के अंतर्गत भी देख लेते हैं हम इसके। देखो, थानेदार, थाने का दार। एक दो शब्द और संस्कृत के अच्छे अच्छे, शुभंकर, तीर्थंकर। देखो, शुभंकर, तीर्थंकर, भयंकर और चिरंजीवी। देखो, कैसे बनेगा, करो कोशिश। शुभम कर, संधि करेंगे, शुभम धन कर, द्वितीय विभक्ति। शुभम मतलब शुभ को करने वाला, द्वितीय विभक्ति है तो शुभ को करने वाला। तीर्थंकर, तीर्थम धनकर, जो तीर्थ को कर दे, तीर्थ बना दे, ऐसी कोई हस्ती, महापुरुष। तीर्थम, भयंकर, भयम धनकर, भय को करने वाला, यानी कि भय को उत्पन्न करने वाला। चिरम धन जीवी, चिरम को जीने वाला, चिरम यानी कि दीर्घावधि,
दीर्घावधि, दीर्घधन अवधि, दीर्घावधि, दीर्घधन अवधि, दीर्घावधि, लंबे समय तक चिरम को जीने वाला, दीर्घावधि तक जीने वाला, शुभम चिरंजीवी, चिरम धन जीवी, चिरम को जीने वाला, यानी कि दीर्घावधि, दीर्घ धन अवधि, तो दीर्घ अवधि तक जीने वाला। ये था विद्यार्थियों हमारा कौन सा जी, अलुक तत्पुरुष। चलिए साहब तीसरे पर आते हैं, उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा जी, उपपद तत्पुरुष। अच्छा ये होता क्या है उपपद तत्पुरुष, तो देखते हैं जरा। ये समास का एक ऐसा उपभेद है जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द जो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किए जाते, वो स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग ही नहीं होता, अपने आप में सार्थक तो हैं परंतु भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किए जाते, वो प्रत्येक ही भांति प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जरा गौर करना, जे मैं यहां लिख रहा हूं, जे, ज, द, कर, प, इसमें इंक डाल दो ना यार, देख लो थोड़ा सा भैया, इसमें इंक डाल यार, ठीक है। कर है और कार है, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं पर नहीं, केवल प। ये कुछ ऐसे शब्द जिनको मैं प्रत्यय कहूंगा, ये कुछ ऐसे प्रत्यय शब्द होते हैं जो कि चर्बी लगा दो, जो कि भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किए जाते, अपितु प्रत्यय की भांति इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं। जैसे अच्छा एक चीज यहां और बता दूं मैं, जिसके पीछे जे लग जाए, ज्ञानी वाला, ये ज्ञानी वाला नहीं है, ज है, क्योंकि आपको विदित होगा वर्णमाला के अंतर्गत जब आप पढ़ते हो तो इसका प्रयोग, इसका निर्माण इस भांति हुआ है, आधा ज और ये हलचिन लग रहा है, इसलिए ये गे नहीं है, जे हैं। मैं हर बार बोलता हूं आपसे, हम बोलते ये है जबकि अशुद्ध शब्द है, तद्भव शब्द त्रुटिपूर्ण। शुद्ध शब्द कौन सा है, ये वाला नीचे वाला। अब इसको तो बोल देते हैं हम क्या, ज्ञानी है, तो लिखते तो यही हम, पर वो उच्चारण इसका कर देते हैं, जबकि ये है नहीं है, कोई बात। तो यहां ध्यान रखना, ज्ञानी है न कि ज्ञानी, ज्ञान होता है न कि ज्ञान। तो जहां ज्ञानी लग जाए इसका आशय होता है जानने वाला, जहां ज लग जाए जन्म लेने वाला, द लग जाए देने वाला, कर लग जाए करने वाला, कार लग जाए करने वाला, प लग जाए पालन करने वाला या पीने वाला, और चर लग जाए तो विचरण करने वाला। जैसे सर्वज्ञ, पहला ही शब्द मैंने लिख दिया सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, मर्मज्ञ, दैवज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ, और बहुज्ञ। लेकिन हम आम बोलचाल में गे बोलते रहते हैं, तो भ्रमित मत होना मैं कहीं जे बोल दूं तो। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला, अब सर्व को जानने वाला, सर्वज्ञ, कोई इंसान तो सर्वज्ञ हो नहीं सकता, कभी कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता, मतलब कि सर्वज्ञ नहीं हो सकता, जो कि सबको जानता हो। सबको जानने वाला तो केवल एक ही है, एंड दैट इज गॉड। भगवान ही एक ऐसा है जो सबको जानता हो, बाकी तो हम अल्पज्ञ ही हैं। तो सर्व को जानने वाला, विशेषज्ञ, विशेष बात को, विशेष तथ्य या विशेष बात
को जानने वाला, मर्मज्ञ, मर्म को मतलब उसका रहस्य जानने वाला, मर्म को जानने वाला। देवज्ञ, इस देव का मतलब ध्यान रखना, एक मात्रा लग रही हो देव पर तो देवता, और अगर दो मात्रा लग रही हो शब्द युग में याद रखना भाग्य, दो मात्रा लगे तो भाग्य। हालांकि इस देव में अप्रत्यय लगाने से देव बना है, तो देव यानी कि भाग्य। भाग्य को जानने वाला, इसलिए बहुत सारे ज्योतिषाचार्य जो होते हैं ना, वो अपने नाम के आगे लगा देते हैं देवज्ञ, यानी कि भाग्य को जानने वाला, जानी वाला लग जाए जानने वाला। अब अ लग गया, अ का मतलब रहित, अज्ञ न जानने वाला, जो कुछ नहीं जानता हो। अब इसको हम नियत तत्पुरुष भी मान सकते हैं, क्योंकि अ लग रहा है न गे, लेकिन फिर इसका विग्रह कैसे करेंगे, सिर्फ यूं न गे बस, ठीक है। अभिज्ञ, अभिज्ञ जानने वाला, जो अभी को जाने, आसपास सबको समझे, जानने वाला। अल्पज्ञ, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तो थोड़े को जाने, अल्प को जानने वाला, अल्प को जानने वाला। बहुज्ञ, बहु का मतलब होता है अधिक। अच्छा, इस बहु का भी ध्यान रखना, अगर बहु में बड़े उ की मात्रा लगे तो वधु मतलब कि पत्नी का पर्यायवाची, और बहु में अगर छोटे उ की मात्रा हो तो अधिक, जैसे बहुसंख्यक, बहुमत, बहुभाषी, बहुवचन ज़्यादा। और बहु में अगर बड़े उ की मात्रा लग रही हो तो पत्नी, रामलाल की बहू यानी कि वधु यानी कि पत्नी, ठीक है, कहीं नोट कर लेना। बहुज्ञ, बहु को जानने वाला, यानी कि बहुत कुछ जानता हो, बहुत कुछ जाने, बहुत जाने, उसको बोल देंगे बहुज्ञ, ठीक है साहब। तो ये है हमारे पास कौन से उपपद तत्पुरुष। दो चार उदाहरण हम और देखते हैं। ये तो मैंने सिर्फ अभी ज्ञानी वाले के लिखे हैं, कुछ और भी शब्द देखते हैं, आप तुरंत नोट कर लीजिए। शब्द देखते हैं हम। दूसरा जो हमारे पास था, धनद, जलद, जलज, सरोज, पादप, द्वीप, भूप, द्वीप, भूप, किसी भी शब्द के पीछे द लग जाए तो देने वाला, किसी भी शब्द के पीछे द लग जाए तो देने वाला। धनद, धन को देने वाला। जलद, जल को देने वाला, बादल। और ज लग जाए जन्म लेने वाला। ये कहीं नोट कर ही लेना आप। द लग जाए तो देने वाला, और दा लग जाए तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ज लग जाए जन्म लेने वाला, और जा लग जाए जन्म लेने वाले, और जाने वाला लग जाए तो जानने वाला। इसी प्रकार प लग जाए तो पालने या फिर पीने, पीने वाला। कर लग जाए या कार लग जाए, कहीं नोट करो इनको, तो करने वाला।
और चर लग जाए तो विचरण करने वाला, विचरण करने वाला है। किसी के पीछे स्थ लग जाए तो स्थित रहने वाला है। स्थ लग जाए तो हर लग जाए हरने वाला, हरने वाला। जैसे मनोहर, मन को हर ले। धर लग जाए धारण करने वाला, धर लग जाए किसी भी शब्द के पीछे तो धारण करने वाला। जैसे गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाला। खड़गधर, जो खड़ग माने कि तलवार को धारण करे। ठीक है, तो अब देखो, धनद, धन को देने वाला। और धन को कौन देता है? धन को देता है कुबेर को, धन का स्वामी कहा जाता है। स्वर्ग का खजांची माना जाता है कौन? कुबेर। इसलिए धनद कुबेर को भी कहा जाता है, याद रखना। और अगर धनदा कर दूं, धनदा, ध्यान दीजिएगा साहब, तो फिर ये लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाएगा। धन दा, दा 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 देने वाले, द देने वाला, दा देने वाले, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाले। तो धन दा, धन को देने वाली। ज्ञान दा, सरस्वती, ज्ञान को देने वाली। इसलिए कोई स्त्री आपको अगर दुख देती है तो दुखदा, और कोई स्त्री आपको सुख देती हो तो सुखदा, और कोई पुरुष सुख दे रहा हो तो सुखद, और दुख दे रहा हो तो दुखद, पुल्लिंग में। तो यहां पर धनदा की अगर बात करेंगे तो धन देने वाले, किसका पर्यायवाची? माता लक्ष्मी का। जलद, जल को देने वाला। इसलिए आपने पढ़ा हो तो जलद बादल का पर्यायवाची होगा। यस, जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं ना, उन सबके पीछे द लगा दो, सारे बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। नीर को देने वाला, नीरद। पये धन द, विसर्ग संधि बन जाएगी, पयोद, बादल जो पये को प्रदान करता है। जलज, अब देखो, ज का मतलब जन्म लेने वाला, तो जलज, जल में जन्म लेने वाला। कौन? किसका पर्यायवाची? जलज, कमल का। वो कमल का पर्यायवाची इसीलिए है क्योंकि कमल का प्राकट्य, उसका उद्भव, उसका जन्म, उसका विकास जल में होता है। जल में जन्मने, जल लग जाए जन्म लेने वाला, जल में जन्मने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं जलज। सरोज की बात करें तो सर का मतलब होता है तालाब। विसर्ग संधि हो रही है, पीछे ज लगा दिया, ये विसर्ग ओ में चला गया। ध्यान से देखो, विसर्ग संधि के तहत ये विसर्ग किस में चला जा रहा है? ओ में, और ज जुड़ गया। सर का मतलब होता है तालाब, तो तालाब में जन्म लेने वाला। मैं हटा रहा हूं, इधर आप नोट कर लिया होगा आपने। ये चर, विचरण करने वाला, करकार करने वाला, पालने वाला, पालने या पीने वाला, जानने वाला, जन्म लेने वाली वाला, सारा मैंने आपके समक्ष। हर लग जाए हरने वाला, स्थिर लग जाए स्थित रहने वाला, धर लग जाए धारण करने वाला। ये सब आप नोट कर लेना, मैं हटाऊंगा इनको। देखो, और हाँ, किसी के पीछे ग लग जाए तो गमन करने वाला, इसको भी नोट करो। इसीलिए पक्षी को बोलते हैं खग। ख का मतलब होता है आकाश, और ग का मतलब गमन करने वाला। तो तालाब में जन्म लेने वाला, ये क्या हो जाएगा आपका? सरोज। पादप, अब इसका देखा आपने, पाद का मतलब होता है पैर, और प का मतलब पीना। जो पाद से पीता हो, यानी कि पैरों से पीने वाला। जो जड़ें होती है ना, पाद से, पाद का तात्पर्य पैर से, या उससे पालन करने वाला। द्वीप, ध्यान दीजिएगा साहब, द्वीप हाथी का पर्यायवाची है। हेलो, हाथी एक ही होता है द्वीप। पाद से पीने वाला, देखो, पादप जो पेड़ से पीता है, पाद का मतलब पेड़, और प लगा दिया। द्वीप हाथी को बोलते हैं। ये द्वीप होता है टापू।
ये द्वीप टापू है, इसी के आगे लगा देंगे महा, बड़ा टापू है, महाद्वीप। सॉरी, ये द्वीप होता है दीपक, सॉरी, ये तो होता है दीपक, और वो होता है द्वीप। ध्यान देना, ये होता है टापू। दीप, दीपक, दीपमाला, दीपावली, दिवाली, ठीक है, दीप जलाओ। और ये द्वीप टापू, और ये द्वीप हाथी। ये द्वीप हाथी क्यों? क्योंकि द्वि का मतलब होता है दो, और प का मतलब होता है पीना। जो दो बार में पीता है, पहले सूंड में से पीता है, फिर मुंह में लेता है। हेलो, इसकी व्याख्या कर रहा हूं मैं। द्वि का मतलब क्या हो गया? दो, और प का मतलब पीने वाला। जो दो बार में पीता है, दो बार करके पीता है। पहले तो किसमें लगा? सूंड में। डायरेक्ट मुंह में कहां लेता हाथी? तो पहले तो सूंड से पिएगा और फिर मुंह से पिएगा, इसलिए उसको बोलते हैं द्वीप, हाथी का पर्यायवाची है। दो बार में दो बार में पीने वाला। देखो भूप, अब यहां देखो कितना प्यारा शब्द है। भू का मतलब होती है पृथ्वी। भू किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। और प का मतलब हो गया पालन करने वाला, जब पृथ्वी का पालन करे। भू को पालने वाला, और भू को पालने वाला कौन माना जाता है? राजा। इसलिए भूप राजा का पर्यायवाची। इसी विधा से महीप हो जाएगा। मही, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो महीप, महीप का भी मतलब क्या है? इतना ही है। महीप भी, मही का मतलब होता है पृथ्वी, और प लगा दिया पीछे। महीप, नृप, वह भी राजा ही, चूंकि नृ का मतलब होता है नर, तो मही का पालन करने वाला। मही किसका पर्यायवाची? पृथ्वी का है। मही को पालने वाला या पालन करने वाला राजा का पर्यायवाची है। राजा को बोलते हैं नृप, नृ बोलते हैं नर को, तो नर को या नरों को महीप, मही यानी कि पृथ्वी को पालने वाला। और नृप, तो नृप किसका पर्यायवाची? राजा का। नृप भी किसका पर्यायवाची? राजा का। क्यों? चूंकि नृ का तात्पर्य है नर। यस, इसलिए तो बोलते हैं नरसिंह। इधर देखो, सुना होगा आपने शब्द, भगवान का नरसिंह रूप सुना आपने। तो नरसिंह का तात्पर्य इतना ही कि इस नृ का मतलब तो क्या हो गया? नर, और सिंह का मतलब सिंह, जिसमें नर और सिंह दोनों हों। उतार दिया तो मैं हटाऊं कुछ शब्द और अभी आपको लिखूं मैं, और बताऊंगा कुछ उपपद में। जलचर, स्वर्णकार, जलचर, स्वर्णकार, भुजग। हम पढ़ते हैं भुजंग अशुद्ध है, मैं भी भुजंगी इसको बोलता था, लेकिन पता चला है कि अब शांता कारणम भुजग शयनम, भुजंग शयनम नहीं होता। और जब उस श्लोक को ठीक से पढ़ा तो समझ में आया कि भुजंग नहीं भुजग होता है।
क्योंकि भुज का मतलब है भुजाएं और ग का मतलब होता है गमन करना। जो भुजाओं के बल गमन करता है, सांप का पर्यायवाची। लेकिन कुछ शब्द बोलते बोलते, अशुद्ध बोलते बोलते इतने आदत में आ गए कि आप अगर हिंदी शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी में भी देखोगे तो हो सकता है कि डिक्शनरी में भी आपको यही मिलेगा, भुजंगी। क्योंकि वो इतने पढ़ने में, इतने बोलने में आता है कि वो जो गलत है ना, वो शुद्ध प्रतीत होने लग गया। तो भुजंग नहीं, भुजग। भुज, भुजा, भुजा के बल से गमन करने वाला। उरग, उर छाती को बोलते हैं। तो वो भुजाओं के बल से कहो या उसको छाती के बल से कहो, गमन करता है ना सांप छाती के बल से। उर का मतलब क्या है? वक्ष, सीना। और ग का मतलब गमन करने वाला, जो वक्ष स्थल से गमन करता है, जो छाती के बल गमन करता है, जो भुजाओं के बल गमन करता है, इसलिए उसको बोलते भुजग और उसको बोलते उरग। ग लग जाए पीछे। ख में विचरण करते खग। ख का मतलब होता है आकाश। ख बोलते हैं आकाश को। और ग यानी गमन करने वाला, पक्षी का पर्यायवाची। ये तो सांप का ही है और यह है पक्षी। ठीक है साहब। जलचर, जल में विचरण करने वाला। जल में विचरण करने वाला, श्वान का काम करने वाला। श्वानकार एक जाति विशेष हो गए, इसलिए पहले इसमें आप बहुब्री समास लगाएं। श्वानकार, चर्मकार, क्योंकि ये एक जाति विशेष का काम हो गया। सोने का काम करने वाला जो सुनार है, सुनार का तत्सम है श्वानकार। तो वहाँ आपसे अगर आ जाए कि श्वानकाश में कौन सा समास है, तो आप पहली प्रायिकता फिर ये बहुब्री को दे दें। हालांकि दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा ना, नियत तत्पुरुष ना हो तो अव्ययभाव मान लें। तो श्वानकार, कार्य करने वाला। श्वान का भुजग, भुजा के बल गमन करने वाला। उरग, सीना या छाती। भुजा के बल, भुजा के बल गमन करने वाला। उर के बल यानी कि सीना के बल, उर के बल गमन करने वाला। खग, ख में गमन करने वाला। ख आकाश। ख में गमन करने वाला। तो ये था विद्यार्थियों अपना तीसरा उपभेद, उपपद तत्पुरुष। उपपद, अब मैं आपसे बात करूंगा जहां से बहुधा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और वह है आपका मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। ठीक है, मध्य पदलोपी। देखिए क्या लिखा हुआ है, मध्य पदलोपी या लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसके पहले जो हमने देखा था व्यधिकरण के अंतर्गत, वो थे लुप्त कारक चिन्ह। व्यधिकरण में जो मैंने 6 भाग बताए थे आपको, उसको और क्या बोलते हैं? लुप्त कारक चिन्ह, जहां कारक चिन्ह को लुप्त कर देते हैं। और ये क्या है? लुप्त पद या मध्य पद लोपी, जहां पर कारक चिन्हों के साथ साथ उनके बीच के अन्य पद भी लुप्त हो जाएं। कारक चिन्हों के साथ साथ जहां पर अन्य पद भी लुप्त हो जाएं। तो मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। देखो, जहां पर, अच्छा उपपद में क्या था? उपपद की परिभाषा मैंने लिखा ही नहीं है। उसमें क्या, अगर लिखोगे तो क्या कहोगे कि जहां पर हिंदी में कुछ प्रत्यय, द, दा, ज, जा, गे, कर, कार, स्थ, हर, धर, ऐसे कुछ प्रत्यय जो
सार्थक तो होते हैं लेकिन भाषा में स्वतंत्रता पूर्वक गतिशील नहीं होते, प्रयोग में नहीं लिए जाते, प्रत्येक की भांति व्यवहार करते हैं। ये किसी शब्द के अंत में हो तो वहां हम उपपद मान लेते हैं। ठीक, देखो जहां पर कारक चिन्हों के साथ साथ मध्य का पद ही लुप्त हो जाए, जहां पर कारक चिन्हों के साथ साथ मध्य का पद ही लुप्त हो जाए, मध्य पदलोपी, तत्पुरुष समास। जहां पर कारक चिन्हों के साथ साथ मध्य का पद ही लुप्त हो जाए, मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास होता है। तो पहले आप लोग परिभाषा नोट कर लें। क्या लिखा भाई, देख लीजिएगा। जहां पर कारक चिन्हों के साथ साथ मध्य का पद ही लुप्त हो जाए, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहलाता है। देखो इसके कुछ शब्द देखते हैं। एग्जाम का पूछा हुआ शब्द, शिक्षक भर्ती है, मतलब कि शिक्षक भर्ती में आया हुआ। रेलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, रेलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, दही बड़ा, सर्वाधिक बार पूछा हुआ शब्द दही बड़ा, पवन चक्की, मधुमक्खी, नोट करो। और देखिए पानशाला, अश्रु गैस, पानकुटी, पानशाला, पानकुटी एक ही बात है। पवन चक्की, तो इसकी जगह पवन चक्की कर लेते हैं। पवन चक्की। पनडुब्बी, एक शब्द और देख लीजिएगा, पनडुब्बी, विग्रह कैसे करेंगे जी? रेलगाड़ी, यहां से देखते हैं पहले। पवन चक्की, पवन के द्वारा, किससे? पवन के द्वारा, यानी कि पवन की शक्ति से, या पवन, वैसे के द्वारा के स्थान पर से करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जहां हमें निर्जीव रहे तो वहां से का प्रयोग करना अधिक तार्किक होता है। लेकिन आप ऑप्शन की स्थिति देखना, पवन से या पवन शक्ति से चलने वाली चक्की। पवन, मैं आपसे बोल रहा हूं कि हम अगर के द्वारा के स्थान पर से करें तो बेटर है। पवन से चलने वाली, या फिर पवन शक्ति से चलने वाले, या तो पवन से या पवन शक्ति से, के द्वारा। अगर फिर ये ऑप्शन में ना हो तो आप के द्वारा ले ले। पवन से चलने वाली या फिर पवन शक्ति से चलने वाली। अश्रु गैस, अश्रु यानी होता है आंसू, अश्रु यानी होता है आंसू,
अश्रु लाने वाली गैस, उसमें इंक डाल दो ना, आंसू लाने वाली, अश्रु लाने वाली गैस। पानशाला, पान से निर्मित या बनाई गई शाला, और अगर कुटी हो तो पान से निर्मित कुटी। रेलगाड़ी, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, या तो रेल और या पटरी। पटरी का मतलब वो ट्रैक। तो रेल पर, पहले रेल ही लगाएं अगर रेल आ रहा है तो, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ऊंट गाड़ी, ऊंट के द्वारा चलने वाली गाड़ी, या यूं अगर ये ना हो ऑप्शन में तो ऊंट के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पवन चक्की ऊपर भी आ गई। मधुमक्खी, 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 मधु एकत्र करने वाली मक्खी। मधु एकत्र, याद रखना एकत्रित शब्द अशुद्ध होगा, इत प्रत्यय ना लगाएं। मधु एकत्र करने वाली मक्खी। पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाला यान। पानी में डूबकर चलने वाला यान या पोत। तो पवन चक्की, पवन से या पवन शक्ति से चलने वाली चक्की, अगर से नहीं हो तो के द्वारा लगा दे। अश्रु गैस, अश्रु मतलब कि आंसू लाने वाली गैस। वो गैस जो आंसू लाती है हम उसको बोलते हैं जी अश्रु गैस। ठीक है। पानशाला, पान मतलब कि पत्तियां, तो पान से निर्मित शाला। रेलगाड़ी, रेल या पटरी पर चलने वाली गाड़ी। ऊंट गाड़ी, ऊंट के द्वारा चलने वाली गाड़ी, ऊंट सजीव है, के द्वारा लगा सकते हो। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। और पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाला यान या पोत। पानी में डूबकर चलने वाला यान या पोत। तो मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, ये था तत्पुरुष के अंतर्गत हमारा मध्य पद लोपी तत्पुरुष। इसी के साथ तत्पुरुष समास का पटाक्षेप हो जाता है। समास पर ये मेरा आपको चौथा भाग है आप तक पहुंचाने का, यानी कि ये चौथा भाग है समास का, जिसके अंतर्गत 3 भाग तत्पुरुष पर ही थे, एक अव्ययभाव। ठीक है। अगले वीडियो में मैं दूसरा समास लेकर आऊँगा, जिसके अंतर्गत मैं आपसे द्वंद्व समास के बारे में चर्चा करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पसंद आए ना आए नो मैटर, अगर आप चाहते हो, मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि जब मेरे सानिध्य में विद्यार्थी अध्ययन करके 200 में से 184 तक अंक प्राप्त कर लेते सब इंस्पेक्टर जैसे प्रतिष्ठापूर्ण एग्जाम में, तो बाकी पटवार रीट वगैरह तो नाम मात्र के एग्जाम, उनके सामने इनका कोई। तो आपसे यही परामर्श है, कॉपी पेन लेकर के ठीक से पूरे शब्दों का लिखना, पढ़ना, चिंतन मंथन करना, और पुराने पर्चों में जो प्रश्न है एग्जाम्स में, चाहे वो राजस्थान के हों या किसी दूसरे स्टेट के हों, उनको आप लोग हल करना। ठीक है साहब, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।